नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज मैं आपके समक्ष एक और सैम्पल पेपर के साथ इस वीडियो में आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल पेपर पहले भी करवा चुका हूँ और दूसरा सैम्पल पेपर लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिसमें हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाली है। इसमें से आपके बहुत सारे प्रश्न जो है MCQ से रिलेटेड हो गया, फिर 4 या 6 अंक के प्रश्न जो है परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो पहले आपके लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिए। अभी अगर आप ये सब सीख लेते तो आपको जो बाद में समस्या परीक्षा में नहीं होगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला है हमारा, हमारी कई सांस्कृतिक प्रथाओं और पैटर्न के हमारे कृषि पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाया जा सकता है। त्यौहार में से कौन सा त्यौहार इसका हिस्सा नहीं है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, 3 त्यौहार ऐसे हैं जो कि किसान मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तमिलनाडु में जैसे पोंगल हो गया, बैसाखी आपका पंजाब हो गया, और असम जो है आपका, वहाँ पर आपका बिहू जो है ये मनाया जाता है। लेकिन होली क्या है? होली एक सार्वजनिक त्यौहार है जो कि पूरे भारत में जो है मनाया जाता है, लेकिन ये सब क्या है, ये उन्हीं राज्यों में सिर्फ मनाया जाता है। और ये तीनों जो है क्या है, ये कृषि से संबंधित है। इसलिए जो आपका ये 3 तो हो गया कृषि से संबंधित, लेकिन होली जो है इसका वो मतलब अलग है, इसलिए होली बिल्कुल इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर सही गलत बताना था कि कर्नाटक में यूपी लिंगायतों के जाट और राजपूत प्रमुख जातियों के उदाहरण है। तो नहीं, हम जानते हैं कर्नाटक में जो है लिंगायत है, परंतु जाट और राजपूत जो है वो आपके यूपी के हैं, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कर्नाटक के। तो ये जो है कथन बिल्कुल गलत है, पूरा ही कथन ही गलत है ये। यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये यूपी यहाँ आना चाहिए था, कर्नाटक यहाँ आना चाहिए था, फिर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाता। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा जो है दी गई थी। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा जो हम सब जानते हैं किसके द्वारा दी गई थी। एक तो आपका संस्कृतिकरण होता है और एक होता है आपका प्रबल जाति और संस्कृतिकरण। तो हम जानते हैं किसने दी थी, श्रीनिवास ने दी थी। किसने दी थी? श्रीनिवास ने जो है इसकी अवधारणा दी थी। तो आपका प्रबल जाति आ जाए, संस्कृतिकरण आ जाए, दोनों में आंसर आपको यही लिखना है। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। उसके चलते हैं अगले पर, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही करवाऊंगा, ज़्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों में लगभग 60% जो है लोग जो है वो किस पर आधारित है, आपके खेती हो गया, सेक्टर 17% आपके उद्योग से हैं, और 23% जो आपके क्या कर रहे हैं, व्यापार वगैरह ये सब कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका आएगा कृषि, यहाँ पर आएगा उद्योग, यहाँ पर आपका जो है तीसरा तो दिया ही हुआ है। उसके बाद मार्क्स के अनुसार जब लोग काम का आनंद नहीं लेते हैं और इसे देखते हैं तो उन्हें केवल जीवित रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो हम जानते हैं वो क्या है, वर्ग संघर्ष है। क्या है वो? वर्ग संघर्ष। वहाँ पर जो है सभी वर्ग में क्या है, संघर्ष देखने को मिलता है। उसके बाद ऐसे कौन से तरीके हैं जो लोगों को नौकरी खोजने में मदद करते हैं। हम जानते हैं विज्ञापन भी है, रोजगार विनिमय माध्यम से, व्यक्तिगत संपर्क से, उपरोक्त सभी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चलते हैं अगले पर। अगला हमारा, उनकी पहचान कीजिए जो NGO का उदाहरण नहीं है। तो NGO का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो हम सब जानते हैं वो क्या नहीं है, रेड क्रॉस जो है आपका NGO का उदाहरण नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा, जब कृषक मुख्य रूप से अपने लिए उत्पादन करते हैं और बाजार के लिए पुनः पेश करने में समर्थ होते हैं तो उसे हम सब क्या कहते हैं, जीविका कृषि कहते हैं। यहाँ पर कृषक कौन सी खेती कर रहा है, वो सिर्फ अपने जीवन को बिताने के लिए खेती कर रहा है, ना कि बाजार में बेचने के लिए। तो जब खेती जो है अपने जीवन को चलाने के लिए, सिर्फ अपने जो है अपने लिए सिर्फ भोजन उत्पादन करने के लिए जब कृषि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीविका कृषि, कि वो सिर्फ अपना जीवित रहने के लिए जो है वो कृषि कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम सब अपना अगले प्रश्न पर। अगला है हमारा, बिहार, MP, राजस्थान, यूपी में तत्कालिक प्रजनन दर क्या है। तो यहाँ पर लगभग प्रजनन दर क्या है, 3 है। क्या है? 3। लगभग मान लीजिए किसी के साथ 2 महिला पुरुष हैं तो उसके कितने बच्चे होंगे, लगभग 3 बच्चे जो है बिहार, यूपी इन सब चीज़ों में देखने को मिलता है। उसके बाद चलते हैं अगले पर। हाँ, अगला है हमारा, सामाजिक स्तरीकरण एक प्रणाली है जिसमें लोगों को पदानुक्रम में रैंक नहीं दिया जाता। यहाँ पर ये पूछा गया सामाजिक स्तरीकरण क्या है। सामाजिक स्तरीकरण हम जानते हैं कि लोगों के बीच में क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मोटा है, कोई पतला है, मतलब इन सब चीज़ों से लेकर के क्या है, रैंक उसमें
मतलब संस्कृतिकरण में यही होता है, स्तरीकरण में, कि उसमें क्या है, रैंक दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रैंक। लेकिन यहाँ पर रैंक नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये कथन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। आदिवासी का शाब्दिक अर्थ है आपका प्राचीन निवासी आ जाए, पुराने निवासी आ जाए, इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पुराने निवासी भी आ जाता है। तो प्राचीन निवासी, पुराने निवासी आपका जो है आदिवासी का अर्थ है। चलते हैं अगले पर। जब पुरुष और महिलाएं सामाजिक उत्सवों के लिए धार्मिक समारोह के बजाय पारिवारिक संपत्ति दिखाने के लिए मिलते हैं तो उसे अनुष्ठानों के आयाम के रूप में जाना जाता है। तो कौन से अनुष्ठान के रूप में, तो वो जाना जाता है आपके सामाजिक, कौन से, सामाजिक अनुष्ठान के। यहाँ पर क्या है, अपने परिवार के बारे में क्या है, यहाँ पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी परिवार जो है इतना ये है। ये सब धार्मिक अनुष्ठान को छोड़ करके क्या करते हैं, अपने इज्जत के लिए समाज में क्या है, उसमें समाज से जुड़े रहते हैं, तो इसलिए सामाजिक हो गया। उसके बाद एडम स्मिथ ने बाजार की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया और पुस्तक में अपने विचार रखे। तो हम जानते हैं वेल्थ ऑफ नेशन जो है वो क्या था, एडम स्मिथ द्वारा जो ये पुस्तक लिखा गया था, इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन लगातार और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सही और गलत। तो सही बिल्कुल है, सामाजिक परिवर्तन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये क्या आती रहती है। सामाजिक आंदोलन विरोध के अलग तरीके विकसित करते हैं। तो मोमबत्ती हो गया, नुक्कड़ नाटक, सत्याग्रह, तो उपरोक्त सभी डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा कि सामाजिक आंदोलन जो है किस किस प्रकार होता है। अब आपका 2 अंक का प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन के बीच अंतर। अब सामाजिक आंदोलन क्या है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और सामाजिक परिवर्तन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के कारण क्या होता है, कुछ निश्चित क्षेत्रों में जो आपको ये देखने को परिवर्तन मिलता है, लेकिन सामाजिक आंदोलन जो होता है ये आपको बहुत बड़े क्षेत्र में देखने को मिलता है, कभी कभी तो विश्वव्यापी भी आपको देखने को मिलता है। भारत में जनजातियों का वर्गीकरण कैसे किया गया, तो हम जानते हैं 2 प्रकार से किया गया, एक तो अर्जित परिस्थिति से और एक स्थायी परिस्थिति से जनजातियों का वर्गीकरण किया गया। जनसंख्या की आयु संरचना से क्या अभिप्राय है, तो जनसंख्या की आयु संरचना क्या है कि निम्नलिखित, जैसे कि आयु संरचना में तो हम जानते हैं कौन कौन सा है, 1 0 से 1 शिशु वाले होते हैं, जैसे कि 0 से 6, 0 से 6 से 14, फिर उसके बाद आपका किशोरावस्था। तो यही क्या आयु संरचना है आपका जनसंख्या भारत में देखने को मिलता है। उसके बाद वे 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्होंने आदिवासी आंदोलन को जन्म दिया। अब आदिवासी आंदोलन क्यों करेंगे, अपने भाई हित की हिमायत के लिए करेंगे। अब जब उनसे जंगल वगैरह ये सब छीन ली जाएगी तो वह आंदोलन ही तो करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है उन्होंने आंदोलन करे थे। तो आशा करता हूँ आप जो है बिल्कुल अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। 2 पिछड़े वर्ग समुदाय का नाम बताइए। जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या, उनके राज्य द्वारा उनके लिए क्या क्या। तो 2 पिछड़े वर्ग आए, मतलब आप तो इसमें बहुत सारे वर्ग हैं, आप कोई सा भी वर्ग लिख सकते हो, जैसे तेली हो गया आपका, गुज्जर हो गए, ये सब क्या है पिछड़े वर्ग है। इनको पिछड़े वर्ग की श्रेणियों में रखा गया है। ओबीसी वाले हो गए, जैसे ओबीसी के जो भी है, तो इनको भेदभाव पूर्ण करने के लिए क्या किया गया भाई, इनको आरक्षण दे दिया गया, इन्हें आरक्षण दे दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ये सरकार द्वारा की गई पहले। उसके बाद क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करने वाले किसी भी 2 कारक को। क्षेत्रीयता प्रभावित, सबसे पहले तो वहाँ के लोगों की मानसिकता, इसलिए यहाँ पर प्रभाविता होगी। उसके बाद बहुल साम्राज्य, वहाँ पर बहुल समुदाय मान लीजिए वहाँ पर कि जिनकी जनसंख्या होगी तो वहाँ पर वो वहाँ की क्षेत्रीयता तो प्रभावित होगी। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर क्या है, इन सब के कारण होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किसी 2 प्रतिकूल प्रभाव, यहाँ पर क्या है अच्छे प्रभाव बताने भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के। तो सबसे पहले क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिलने लग गया है। उसके अंदर इन्हें उद्योग खड़ा करने के लिए लोगों को क्या मिलने लग गया है, ऋण मिलने लग गया है, ब्याज पर पैसे मिलने लग गए। तो ये सब क्या है, इसके प्रतिकूल प्रभाव है, आप ये सब लिख सकते हो। माल्थस द्वारा जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन से निवारक और सकारात्मक जांच दिए गए। उन्होंने ऐसा जांच किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि हमारे वर्ल्ड में क्या है, दुनिया में जो है खेती ये सब चीज़ें जो संसाधन है वो तो कम है, लेकिन जनसंख्या जो उससे तेज़ी से वृद्धि हो रही है, तो इसको क्या है कम करने की जरूरत है। तो ये सब नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या है सुझाव दिए थे। उसके बाद एटक के गठन ने औपनिवेशिक सरकार को श्रम से निपटने के लिए अधिक सतर्क कैसे बना दी। अब एटक था क्या, एटक जो था एक व्यापार के लिए जो है, भारत में जब औपनिवेशिक सरकार आई थी तो क्या हुआ था, व्यापार यहाँ पर औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। तो अब एटक की क्या हुआ, वहाँ जो यूनियन जो थी व्यापार की भारत में, उन्होंने क्या करा, एटक की स्थापना की। अब इन्होंने क्यों करा, अपनी बेहतर स्थिति के लिए जो है एटक की स्थापना करी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से बहुत सारी मांगे की थी कि उन्हें सही पैसा दिया जाए, उचित दाम पर क्या नौकरी दी जाए, वो मतलब उनके जो है काम के हिसाब से जो है सही जो है पैसा दिया जाए। ये सब चीज़ें जो है वहाँ पर बात रखी गई थी। उसके बाद निर्भरता अनुपात, अब यहाँ पर निर्भरता अनुपात हो जाए या फिर पराशरीरता अनुपात हो जाए, दोनों बात बराबर है। तो आप तो आशा करता हूँ आपको जो ये आता ही होगा। तो निर्भरता अनुपात में बता देता हूँ, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे जो कार्यशील वर्ग होते हैं ना, जैसे 15 से लेकर के 64 वाले,
ये सब कौन से होते हैं? कार्यशील वर्ग होते हैं। तो इन पर जो है वो आश्रित होते हैं। तो 0 से लेकर के 14 वाले, 0 से लेकर के 14 और 65 से ऊपर वाले, ये सब कौन होते हैं? प्राश्रित होते हैं। ये कौन से होते हैं? कार्यशील वर्ग पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये सब क्या है? निर्भरता अनुपात का अर्थ आपको ये लिख सकते हैं। उसके बाद विसंस्कृतिकरण क्या है? विसंस्कृतिकरण क्या है? विसंस्कृतिकरण आपका वो हो जाएगा कि मतलब इनकी कोई संस्कृति नहीं होती है, संस्कृति मतलब घुल मिल करके ऐसी संस्कृति कोई लेना चाहता नहीं है, मतलब इनकी संस्कृति में कोई जाना नहीं चाहता, यही आपका विसंस्कृतिकरण हो जाएगा। उसका अस्पृश्यता से क्या अभिप्राय? अस्पृश्यता हम जानते हैं क्या होता है? छुआछूत जो बोलते हैं कि इसको छुएंगे तो आप वो हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। तो यही आपका अस्पृश्यता आपका ये जो है 17वें अनुच्छेद में आपको, तो ये सब चीज़ आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। 17वें अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता के बारे में आपको दिया गया, आपका पैसे से रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसे धमाकेदार वीडियोज आपके पेपर से पहले तक जो है आती रहेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलते हैं हम सब अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है, राज्यों और गंभीर रूप से जनसंख्या परिवर्तन, माल्थस का आपका यहाँ पर सिद्धांत लिखना है। उन्होंने 2 सिद्धांत दिए थे, आपको आसानी से बिल्कुल ये कर लीजिएगा, हमें पता है। धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी और भारतीय अर्थ के बीच अंतर। धर्मनिरपेक्षता जो पश्चिम में ये सब धर्म वगैरह ये सब देखने को मिलता नहीं, भारत में देखने को मिलता है। यही सब अंतर में जो है आप ये सब लिख सकते हो। उसके बाद आदिवासी पहचान के गठन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। आदिवासी पहचान अर्जित परिस्थिति और स्थायी परिस्थिति, आप इसके बारे में जो है बिल्कुल अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद कुछ आदिवासियों के नाम लिख देना, ये सब चीज़ें आपको 4 नंबर मिल जाएगा आराम से। अब आदिवासी पहचान का गठन क्यों होगा? उनके हित के हिमायत के लिए, उनको जो भेदभाव हो रहा है उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भाई ये सब चीज़ों का हुआ है। तो बस ये सब आपको लिख देना है। उसके बाद किन तरीकों से सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो सकता है? सामाजिक संरचना में परिवर्तन किन तरीकों से हो सकता है? सामाजिक जो भी मतलब लोगों के अंदर जो सोच है, लोगों के बीच में किस प्रकार से उनको जागरूक करके ये सब करके, जिससे परिवार की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। हाँ जी, परिवार की संरचना में भी परिवर्तन हो सकता है कि किसी का मत मिलेगा, किसी का मत नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, क्या बताइए? हाँ, जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसमें कठोर नियम है, जाति क्या है? स्थायी है, इसको बदली नहीं जा सकती। और उसके बाद जातिगत भेदभाव में आप ये लिख सकते हो कि उच्च जाति को ज़्यादा प्रतिष्ठा दी जाती है, निम्न जाति को कम। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच अंतर। अनुसूचित जाति जो होते हैं आपके ये SC वाले होते हैं, ठीक है, और ST वाले जो होते हैं आपके अनुसूचित जनजाति होते हैं। तो ये जनजाति कौन होते हैं? जैसे आदिवासी हो गए, ये सब जो है आपके SC हो गए, जो आदिवासी जंगलों वगैरह इन सब चीज़ों में रहते थे। तो खैर इधर भी आ गए। और SC आपका क्या है? हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम के, ये तो बिल्कुल लीजिए। और आपको ये भी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, लगभग आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आप एक तो वैश्वीकरण से आपका और हरित क्रांति, दोनों में से एक ना एक प्रश्न आपका देखने को मिलेगा उस पर रिलेटेड। तो हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम हम क्या लिख सकते हैं? अमीर और अमीर हो गए भाई, क्या हो गए? अमीर जो है और अमीर हो गए। उसका दूसरा आप ये लिख सकते हो कि इसके कारण क्या हुआ? लोगों की स्थिति में सुधार तो हुआ, लोगों की स्थिति में सुधार हुआ। जैसे बिहार ये सब बिल्कुल सूखा पड़ गया था, थोड़ा मोड़ा तो सुधार इससे हुआ था। ये सब चीज़ें जो आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद और इसके विस्तार से जानने के लिए आप सपोर्टिंग मटेरियल में भी देख सकते हो, एकदम आसान से बिल्कुल दे रखा है। उसके बाद चलते हैं हम सब अगले पर। स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू के विभिन्न भूमि सुधार के बारे में बताया। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में भूमि सुधार करा गया कि मतलब निश्चित कर दिया गया कि इससे ज़्यादा भूमि जो है किसी के पास नहीं होगा, अगर होगा तो वो सरकार ले लेगी और गरीब लोगों में जो है उसको बांट देगी। तो यही भूमि सुधार था आपका। उसके बाद वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय उद्योग में लाए गए परिवर्तन पर विचार। अब क्या हुआ? वैश्वीकरण के कारण और उदारीकरण दोनों का अर्थ एक ही है। तो क्या हुआ? इसके कारण भारतीय उद्योगों में क्या हुआ? परिवर्तन आ गया, नए नए मशीन आ गए, है ना, कर्मचारी आ गए। उसके बाद नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ, जैसे गाड़ी होगी, बाइक होगी, इन सब चीज़ों का आविष्कार हुआ। तो नए नए उद्योग लगे, आसानी से उद्योगों को ऋण मिल जाता था। ये सब चीज़ें, छोटे उद्योग की समाप्ति हो गई, ये सब आप लिख सकते हो। छोटे उद्योग जो खत्म हो गए, बड़े उद्योगों ने क्या करा? उन्हें दबा दिया। ये सब चीज़ देखने को मिली। ये आपका पैसेज है। आशा करता हूँ ये आपका सैम्पल पेपर था, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमें आपसे क्या है? प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हम जो है ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो आज शाम में भी आपके लिए हम एक सैम्पल पेपर लेकर के आएंगे। इसी प्रकार आपके हम 4 से 5 सैम्पल पेपर करवा देंगे, जो इससे आप देख करके क्या एकदम परिपक्व हो जाएंगे, आपके बहुत ज़्यादा ही अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।